गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर साझेदारी या पार्टनरशिप। सामान्य रूप से जब व्यक्ति मिलकर व्यवसाय करते हैं तो उसे साझेदारी कहा जाता है। भारत में साझेदारी व्यवसाय पर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधान लागू होते हैं, तो हम भी इसी संदर्भ में इसका अध्ययन करेंगे। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर लाभ बांटने के उद्देश्य से कोई व्यवसाय करने का अनुबंध करते हैं तो उस अनुबंध को साझेदारी कहते हैं। साझेदारी में जो व्यक्ति पूंजी लगाते हैं, व्यवसाय में शामिल होते हैं, उन व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहा जाता है, जबकि सभी साझेदारों को सामूहिक रूप से फर्म कहते हैं। और क्योंकि सभी व्यवसाय के स्वामी हैं तो फर्म के नाम से व्यवसाय होता है, इसलिए साझेदारी की स्थापना करने पर सबसे पहले फर्म का एक निश्चित नाम दिया जाता है। साझेदारी के अर्थ को इसकी विशेषताओं से और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है साझेदारी की विशेषताएं। पहली विशेषता, दो या अधिक व्यक्तियों का होना। साझेदारी के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। साझेदारों की अधिकतम संख्या के बारे में भारतीय साझेदारी अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन कंपनी अधिनियम के अनुसार एक साझेदारी संस्था में 50 से अधिक व्यक्ति साझेदार नहीं हो सकते। तो साझेदारों की न्यूनतम संख्या 2 और अधिकतम 50 तक हो सकती है। दूसरी विशेषता है समझौता या अनुबंध। संयोग से व्यक्ति मिलकर कोई कार्य करते हैं और उससे उनको लाभ हो और वो लाभ बांटते हैं तो वो साझेदारी नहीं कहलाएगी। साझेदारी के लिए व्यक्तियों के बीच व्यवसाय करने का समझौता होना अनिवार्य है। समझौता लिखित या मौखिक हो सकता है, लेकिन समझौता या अनुबंध होना अनिवार्य है। तीसरी विशेषता है लाभों का विभाजन। व्यवसाय लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हैं, तो जब मिलकर व्यवसाय करते हैं तो वो साझेदार लाभ हानि को पूर्व निर्धारित अनुपात में आपस में बांटते हैं। फिर अगली विशेषता है व्यवसाय का होना। साझेदारी के लिए व्यवसाय का होना आवश्यक है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति मिलकर कोई भी कार्य करे और उससे उनको लाभ और वो लाभ आपस में बांट ले तो वो साझेदारी नहीं कहलाएगी। साझेदारी के लिए मिलकर कोई न कोई व्यवसाय करना अनिवार्य है, इसलिए कहा गया है कि साझेदारी के लिए व्यवसाय का होना आवश्यक है। अगली विशेषता है व्यवसाय का संचालन। फर्म के सभी साझेदार व्यवसाय के स्वामी हैं, तो वो मिलकर व्यवसाय का प्रबंध और संचालन करते हैं। लेकिन व्यावहारिक रूप में साझेदार चाहे तो सभी साझेदारों की ओर से कोई एक साझेदार भी व्यवसाय का संचालन कर सकता है। तो फर्म का संचालन सभी के द्वारा मिलकर या सबकी ओर से किसी एक के द्वारा किया जा सकता है। फिर है विशेषता असीमित दायित्व। व्यवसाय में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। इसका अर्थ यह है कि फर्म को हानि होने पर यदि फर्म के पास पर्याप्त धनराशि नहीं है तो साझेदारों को अपने निजी साधनों से दायित्वों का भुगतान करना पड़ता है। और ये क्यों होता है, उसका कारण ये है पृथक अस्तित्व नहीं होता। लेखांकन में आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि लेखांकन के दृष्टिकोण से व्यवसाय और व्यवसायिक दो अलग अलग पक्ष माने जाते हैं, लेकिन साझेदारी व्यवसाय के लिए वो पृथक अस्तित्व नहीं रखते हैं। इसलिए फर्म की हानि उन्हीं को उठानी पड़ती है, उसके लिए उनके निजी साधनों का भी उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साझेदारी की आवश्यकता। साझेदारी क्यों की जाती है, तो एकल व्यापार जब बढ़ने लगता है तो उसमें पहले की तुलना में अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। व्यवसाय का संचालन करने के लिए भी प्रबंध की क्षमता सीमित होती है, तो उसकी आवश्यकता होती है। तो एकल व्यापार का विस्तार होने पर सीमित पूंजी, सीमित प्रबंध क्षमता, अनिश्चित अस्तित्व जैसी कमियां आ जाती है। इन कमियों या कठिनाइयों को दूर करने के लिए साझेदारी का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड। संलेख यानी लिखा हुआ। तो जैसे अभी विशेषताओं में था कि साझेदारों के बीच समझौता होना या अनुबंध होना अनिवार्य है, तो साझेदारों के बीच जो लिखित समझौता होता है उस लिखित समझौते को साझेदारी संलेख कहते हैं। साझेदारी संलेख में साझेदारी व्यवसाय, फर्म का नाम, साझेदारों के नाम पते, लेखांकन विधि, साझेदार के प्रवेश निवृत्ति से लेकर फर्म के समापन तक सभी शर्तों का उल्लेख होता है
किन परिस्थितियों में क्या नियम लागू होंगे, किस प्रकार हिसाब का निपटारा किया जाएगा, ये समस्त शर्तें जो है वो साझेदारी संलेख में लिखी जाती है। अगला टॉपिक है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। इसका अर्थ है यदि साझेदारी संलेख नहीं बना या साझेदारी संलेख में किसी विशेष बात के लिए कोई शर्त तय नहीं हुई है तो फिर उस पर कौन से नियम लागू होते हैं। तो सामान्य रूप से अगर साझेदारी संलेख में किसी बात का उल्लेख नहीं है तो भारतीय साझेदारी अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। वो बहुत सारे हैं, उनमें से लेखांकन की दृष्टि से जो प्रमुख नियम है हम उसकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला है लाभ हानि अनुपात। समझौते के अभाव में साझेदारों के बीच लाभ हानि समान अनुपात में बांटे जाते हैं, चाहे उनकी पूंजी असमान हो, चाहे वो कार्य उनका असमान हो, लेकिन लाभ हानि सभी साझेदारों में समान अनुपात में बांटे जाते हैं। जैसे ए और बी दो साझेदार हैं तो उनका लाभ विभाजन अनुपात 1:1 होगा अगर समझौता नहीं हुआ है तो। दूसरा, ब्याज से संबंधित, यदि कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है, लोन दिया, पूंजी लगाते हैं, उसके अलावा ऋण दिया है, तो फर्म द्वारा उस साझेदार को उसके ऋण पर 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। फिर तीसरा नियम वेतन पारिश्रमिक के लिए, साझेदारों को उनके कार्य के लिए किसी प्रकार का कोई वेतन, कमीशन या अन्य पारिश्रमिक दे नहीं होगा। यहाँ तक कि वो अतिरिक्त कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए भी उनको किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा। फिर पूंजी पर ब्याज दे नहीं होता है, आहरण पर ब्याज नहीं लगाया जाता है। किसी भी साझेदार को उसके द्वारा फर्म में लगाई गई पूंजी पर न तो ब्याज दिया जाएगा और न उसके आहरण पर ब्याज फर्म लेती है। पूंजी पर ब्याज के संबंध में एक और महत्वपूर्ण नियम है, यदि साझेदारों ने पूंजी पर ब्याज का समझौता किया, यानी उनको पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, तब भी पूंजी पर ब्याज केवल लाभ होने की दशा में ही दिया जा सकता है। यदि किसी वर्ष फर्म को हानि हुई है तो उस वर्ष पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, भले ही उनमें अनुबंध हुआ है। और लाभ अपर्याप्त हो तो जो लाभ उपलब्ध है उसी को ब्याज के रूप में साझेदारों में बांट देंगे और वो जितना जितना ब्याज साझेदारों का बनता है उस ब्याज की राशि के अनुपात में उसको बांटा जाएगा। यानी वो लाभ नहीं बांट करके उस लाभ की राशि को पूंजी पर ब्याज के रूप में चुका देंगे। हानि होने पर ब्याज नहीं देते हैं, लेकिन यदि ब्याज को लाभों पर प्रभार माना जाता है, यानी अनिवार्य है, तो उसे हानि होने पर भी साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, चार्ज करते हैं और उसका लेखा दिया जाता है। अगला टॉपिक है हमारा साझेदारी के प्रकार। साझेदारी के अलग अलग रूप हो सकते हैं, हम इनको विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले कार्य या उद्देश्य के आधार पर, ऑब्जेक्ट्स के बेसिस पे साझेदारी के प्रकार। पहला है सामान्य साझेदारी, इसको ऐच्छिक साझेदारी भी कहते हैं। अगर साझेदारी किसी विशिष्ट कार्य या उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं की गई, मतलब कोई एक ही टारगेट नहीं है कि ये काम करना और बस खत्म, तो निश्चित कार्य या उद्देश्य की पूर्ति के लिए साझेदारी नहीं की गई है, बल्कि सामान्य रूप से स्थापित की गई व्यवसाय करने के लिए, तो उसे सामान्य या ऐच्छिक साझेदारी कहते हैं। ऐसी साझेदारी को किसी भी समय साझेदार स्वेच्छा से समाप्त भी कर सकते हैं। दूसरा इसका प्रकार है विशेष साझेदारी। जब साझेदारी किसी विशेष कार्य या उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापित की जाती है तो ऐसी साझेदारी को विशेष साझेदारी कहते हैं। अब जब भी जिस समय भी ये कार्य या उद्देश्य पूरा हो जाएगा उसी समय वो साझेदारी भी समाप्त हो जाएगी। फिर है उद्देश्य दायित्व के आधार पर, साझेदारों के दायित्व के अनुसार। पहला प्रकार है सीमित साझेदारी। जैसे साझेदारों का दायित्व आया था असीमित होता है, तो दायित्व के अनुसार भी इसके दो रूप होते हैं। यदि साझेदारों का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है तो इसे सीमित साझेदारी कहते हैं। लेकिन ऐसी दशा में भी ये ध्यान रखने योग्य है कि कम से कम एक साझेदार का दायित्व असीमित होना अनिवार्य है। तो इस तरह की साझेदारी भारत में नहीं चलती है। दूसरा असीमित दायित्व साझेदारी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। जब साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, यानी फर्म को हानि हो तो आवश्यकता होने पर साझेदार फर्म के दायित्व ऋणों का भुगतान अपनी निजी संपत्ति से भी करते हैं।
तो इसे असीमित दायित्व साझेदारी कहते हैं। फिर तीसरा आधार है समय के आधार पर, टाइम बेसिस। पहला अनिश्चितकालीन साझेदारी, फिक्स टाइम बेस्ड। यदि साझेदारी किसी निश्चित समय अवधि के लिए की जाती है, 2 साल, 1 साल या पर्टिकुलर कोई डेट तय कर दी, तो जिस दिन वो अवधि पूरी होती है उसी दिन साझेदारी भी समाप्त हो जाती है। तो ऐसी साझेदारी को निश्चितकालीन साझेदारी कहते हैं। दूसरा इसका रूप है अनिश्चितकालीन साझेदारी, जिसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। ऐसी साझेदारी जिसकी समय अवधि पहले से तय नहीं की हुई। तो जब तक कोई विपरीत घटना घटित नहीं हो तब तक साझेदारी दीर्घ काल तक चलती रहती है। साझेदार व्यवसाय करते रहते हैं और ये लंबे समय तक चलने वाली साझेदारी है। अगला है वैधानिकता के आधार पर, लीगल बेसिस पे। भारत में साझेदारी से संबंधित भारतीय साझेदारी अधिनियम और देश में व्यवसाय से संबंधित दूसरे भी कानून नियम लागू है। तो साझेदारी व्यवसाय उस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चलाया जाता है, तभी वो वैध कहलाती है। दूसरा इसका रूप है अवैध साझेदारी, इलीगल पार्टनरशिप। अवैध साझेदारी की स्थापना नहीं होती। अवैध साझेदारी का यहाँ पर यह अर्थ है कि जो नियम बने हुए हैं, जिस समय भी उनका उल्लंघन होने लगता है उस समय से वो साझेदारी अवैध हो जाती है। जैसे पहला इसमें कारण है, साझेदारी व्यवसाय का कार्य या उद्देश्य अवैध हो, गैर कानूनी व्यवसाय करना, तस्करी करना। आपने सुना होगा जैसे किसी वस्तु का व्यापार करने पर रोक लगी हुई है, तो अगर व्यक्ति चोरी छुपे उनका व्यवसाय करता है, तस्करी कर दूसरे देशों से लाता है, शुल्क बचाने के लिए ऐसा कार्य करता है, तो ये अवैध साझेदारी हो जाएगी। दूसरी दशा हो सकती है साझेदारों की संख्या। साझेदारी में न्यूनतम संख्या 2 से कम और अधिकतम 50 से ज्यादा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उसी समय से वो साझेदारी अवैध कहलाएगी। तीसरा है साझेदारी व्यवसाय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध हो। सरकार द्वारा समय समय पर किसी वस्तु के बारे में, उनके व्यापार, उनके उपयोग के बारे में रोक लगाती है, तो इस प्रकार का कोई व्यवसाय साझेदारी में होता है तो उससे जनता को, राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचता है, तो ऐसी साझेदारी भी अवैध हो जाएगी। या फिर शत्रु देश का नागरिक साझेदार बन जाए या साझेदारी में शत्रु देश का नागरिक भी साझेदार बनाए, तो ऐसी दशा में वो साझेदारी अवैध कहलाती है।